नमस्कार, सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज है 30 सितंबर 2025 और हम लेके आए हैं आज के सबसे क्रूशल, सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स का पूरा विश्लेषण। जी हाँ, बिल्कुल। द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और दूसरी सरकारी वेबसाइट्स का पूरा निचोड़ एकदम आसान भाषा में, ताकि आपकी यूपीएससी की तैयारी एकदम सॉलिड रहे। हम रोज शाम 6 बजे यहीं मिलते हैं, सेम डे कवरेज के साथ, जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। और हाँ, रिवीजन के लिए कॉन्साइज नोट्स वो भी रोज शाम को हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाते हैं। तो चलिए अब बिना देर के शुरू करते हैं आज का डिटेल डिस्कशन। सबसे पहले पॉलिटियन गवर्नेंस। बिहार से एक बड़ी खबर है। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब ईसीआई, भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के लिए फाइनल इलेक्टोरल रोल यानी अंतिम मतदाता सूची पब्लिश कर दी है। और ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बिहार में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। करंट असेंबली का टर्म नवंबर 22, 2025 को खत्म हो रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समय पर। और ये जो लिस्ट आई है, ये 3 महीने चली एक खास एक्सरसाइज का नतीजा है, जिसे कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर। हिंदी में कहें तो विशेष गहन पुनरीक्षण। एसआईआर। अच्छा, ये नॉर्मल रिवीजन से अलग कैसे है? हाँ, ये काफी अलग है। एसआईआर में ईसीआई ने एक कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बिल्कुल पूरी तरह से डोर टू डोर वेरिफिकेशन प्रोसेस चलाया। घर घर जाकर वोटर्स की जांच की गई। डोर टू डोर, वाह। हाँ, ताकि वोटर्स लिस्ट को अपडेट और प्योरीफाई किया जा सके। मतलब जो गलत एंट्रीज थीं, जैसे किसी का नाम 2 जगह है या जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो वहां नहीं रहते, उन सबको हटाना। ये रूटीन एनुअल रिवीजन जैसा नहीं है। बिहार में तो ये करीब 20 साल बाद हुआ है। 20 साल? अरे बाप रे, इतना लंबा गैप। तो इस मेगा एक्सरसाइज के बाद लिस्ट में क्या बदलाव आया? बदलाव तो आया है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि फाइनल लिस्ट में करीब 7.3 करोड़ वोटर्स हैं। 7.3 करोड़। 7.3 करोड़, ओके। और पहले कितने थे? जनवरी 2025 में जो ड्राफ्ट रोल था, उसमें करीब 7.8 करोड़ नाम थे। 7.8 करोड़ मतलब करीब 50 लाख नाम कम हो गए नहीं? 7.8 से 7.3 मतलब 5 लाख नहीं? कैलकुलेशन नहीं, ड्राफ्ट रोल से फाइनल लिस्ट तक जो नाम हटे हैं, वो करीब 6.5 लाख हैं। 6.5 लाख नेम्स। जो 7.8 करोड़ का आंकड़ा था, वो जनवरी का था। उसके बाद भी कुछ रूटीन अपडेशन हुआ होगा। तो नेट इफेक्ट ये है कि काफी नाम लिस्ट से बाहर हुए हैं। 6.5 लाख नाम हटाए गए। यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हुई होगी, है ना? बिल्कुल, यही पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। ऑपोजिशन पार्टीज इसे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वोट थेफ्ट कह रही हैं, मतलब संस्थागत तरीके से वोट चोरी का आरोप। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वोट थेफ्ट, ये तो बहुत हैवी चार्ज है। उनका मेन कंसर्न क्या है? उनका मुख्य कंसर्न ये है कि नाम हटाने की इस पूरी प्रक्रिया में जो जेन्युइन वोटर्स हैं, असली मतदाता, खासकर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से, मतलब वंचित समुदायों से या गरीब तबकों से, हाँ, जिनके पास शायद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन यानी उचित दस्तावेज हमेशा उपलब्ध ना हो। एग्जैक्टली, ऐसे लोगों के नाम कटने का डर है। वो डिसएनफ्रेंचाइज हो सकते हैं, यानी अपने वोट देने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी चिंता है। ये तो वाकई सीरियस मामला है। अगर जेन्युइन वोटर्स के नाम कट जाएं तो डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या रहा? ईसीआई का इस पर क्या कहना है? उनका जस्टिफिकेशन क्या है? देखिए, ईसीआई ने एसआईआर प्रोसेस को डिफेंड किया है। उनका कहना है कि ये जरूरी था इलेक्टोरल प्रोसेस की इंटेग्रिटी यानी अखंडता बनाए रखने के लिए। उन्होंने कुछ कारण गिनाए हैं। जैसे क्या कारण? जैसे रैपिड अर्बनाइजेशन, शहरों का तेजी से फैलना, लोग गांव छोड़ के शहरों में आ रहे हैं। फ्रीक्वेंट माइग्रेशन, लोग काम के लिए या दूसरी वजहों से बार बार जगह बदलते हैं। नॉन रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स, कई बार मृत्यु की सूचना रजिस्टर नहीं हो पाती। और डुप्लीकेट एंट्रीज, एक ही व्यक्ति का नाम कई जगह होना। ईसीआई का कहना है कि इन सब वजहों से वोटर लिस्ट में बहुत सारी गड़बड़ियां थीं, जिन्हें साफ करना फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए एकदम फंडामेंटल है, बुनियादी जरूरत है। पॉइंट तो ईसीआई का भी वैलिड लगता है। एक एक्यूरेट लिस्ट तो होनी ही चाहिए, पर ये बैलेंस कैसे बनेगा एक्यूरेसी और इंक्लूजन के बीच? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इस बारे में? कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है आर्टिकल 324, अनुच्छेद 324, याद रखिएगा, आर्टिकल 324। ये ईसीआई को इलेक्शंस के सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल यानी अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की पूरी पावर देता है। ओके, आर्टिकल 324 ईसीआई की पावर्स। और दूसरा है आर्टिकल 326, अनुच्छेद 326।
ये अडल्ट सफरेज यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर इलेक्शंस की बात करता है। मतलब हर भारतीय नागरिक जो 18 साल या उससे ज्यादा का है और कानून द्वारा डिस्क्वालीफाइड नहीं है, उसे वोट देने का अधिकार है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का ये कोर प्रिंसिपल है। आर्टिकल 326 राइट टू वोट। और कोई कानून? हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। ये कानून खासतौर पर इलेक्टोरल रोल्स की प्रिपरेशन और रिवीजन से डील करता है। तो ये लीगल फ्रेमवर्क है जिसके तहत ईसीआई काम करता है। गॉट इट। और आपने बताया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो अब आगे क्या होगा? जी हाँ, मामला सब जुडिस है यानी न्यायाधीन है। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स अक्टूबर 7 को सुने जाने हैं। कोर्ट ने ईसीआई को रोल पब्लिश करने की इजाजत तो दे दी थी, लेकिन साथ में यह भी कहा है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई इलीगैलिटी यानी अवैधता पाई जाती है तो पूरी एक्सरसाइज स्क्रैप भी हो सकती है, रद्द की जा सकती है। अच्छा, तो मतलब कोर्ट की तलवार लटक रही है अभी भी। हाँ, ये जुडिशियल ओवरसाइट यानी न्यायिक निगरानी बहुत क्रूशियल है इस मामले में। देखिए, बिहार का ये जो एक्सपीरियंस है, ये ईसीआई के लिए एक टेस्ट केस जैसा है, क्योंकि वो शायद देश भर में ऐसा एसआईआर करने का सोच रहे हैं। ओह, नेशन वाइड। तो बिहार का नतीजा बहुत मायने रखेगा। तो वे फॉरवर्ड क्या है, मतलब आगे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी है ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। ईसीआई को साफ साफ बताना होगा कि नाम हटाने या जोड़ने का प्रोसेस क्या था, मेथोडोलॉजी क्या थी। दूसरा, एक रोबस्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म चाहिए, यानी शिकायत निवारण तंत्र। अगर किसी को लगता है कि उसका नाम गलत तरीके से कटा है तो उसकी सुनवाई हो और समाधान मिले। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और आखिर में बैलेंस बनाना होगा। एक्यूरेट रोल भी चाहिए और यूनिवर्सल सफरेज यानी सार्वभौमिक मताधिकार की गारंटी भी बनी रहनी चाहिए। किसी भी जेन्युइन वोटर का हक नहीं मारा जाना चाहिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर पहले भी कमिटीज बनी हैं, जैसे दिनेश गोस्वामी कमेटी, टरकुंडे कमेटी। उनकी रिकमेंडेशंस को भी ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल, एक्यूरेसी और इंक्लूजन दोनों जरूरी हैं। चलिए अब पॉलिटी और गवर्नेंस में अगली खबर पर चलते हैं। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणा हुई है। जी हाँ, गांधीनगर गुजरात में अक्टूबर 3 और 4 को 2 दिन की यह कॉन्फ्रेंस है, डिजिटल इंडिया लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पर। मतलब डिजिटल इंडिया, भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन। साउंड्स इंपॉर्टेंट। कौन कौन शामिल हो रहा है इसमें? इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के ऑफिशियल्स रहेंगे, साथ ही एक्सपर्ट्स भी। फोकस है लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्नाइज करना, मतलब भूमि प्रशासन को आधुनिक बनाना और उसे डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन से इंटीग्रेट करना, जोड़ना। ये तो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का बढ़िया एग्जाम्पल लग रहा है। साइलोज टूट रहे हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें आप देखिए, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है, ई गवर्नेंस जो डिजिटल इंडिया का हिस्सा है, डिजास्टर मैनेजमेंट जिसमें एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी शामिल है, और स्पेस टेक्नोलॉजी जिसमें इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, सब एक साथ आ रहे हैं। इम्प्रेसिव कोऑर्डिनेशन। इसमें एक स्कीम का जिक्र है, DILRMP। ये क्या है? DILRMP, इसका फुल फॉर्म है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। हिंदी में कहें तो डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। ये 2008 में शुरू हुई एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब 100% फंडिंग केंद्र सरकार से। जी हाँ, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है देश भर के लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना और मॉडर्नाइज करना। मतलब जो पुराने कागजों पर, नक्शों पर रिकॉर्ड्स हैं, उन्हें कंप्यूटर में डालना, अपडेट करना। ओके। और इसका अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है कंक्लूसिव टाइटलिंग की तरफ बढ़ना, निर्णायक स्वामित्व। कंक्लूसिव टाइटलिंग ये क्या होता है? ये प्रिजम्पटिव टाइटलिंग से कैसे अलग है? अच्छा सवाल है। कंक्लूसिव टाइटलिंग का मतलब है कि जो लैंड टाइटल रिकॉर्ड है, यानी जमीन के मालिकाना हक का जो रिकॉर्ड है, उसकी करेक्टनेस, उसकी शुद्धता की गारंटी सरकार लेगी, स्टेट गारंटी देगा। स्टेट गारंटी मतलब अगर सरकार ने आपको टाइटल दे दिया और बाद में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई और आकर कहता है कि जमीन मेरी है और वो सही साबित होता है, तो सरकार आपको कॉम्पेंसेशन देगी, मुआवजा देगी, आपका नुकसान नहीं होगा। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा स्टेप है। अभी क्या सिस्टम है? अभी इंडिया में ज्यादातर जगहों पर प्रिजम्पटिव टाइटलिंग है, अनुमानित स्वामित्व। इसमें जो लैंड रिकॉर्ड है वो सिर्फ ओनरशिप का एक एविडेंस है, एक सबूत है। सरकार उसकी 100% गारंटी नहीं लेती। डिस्प्यूट्स होते हैं तो मामला कोर्ट में जाता है, सालों साल चलता है। करना भी है। हाँ बिल्कुल। कंक्लूसिव टाइटलिंग के लिए पुराने आर्केक रेवेन्यू लॉज को बदलना पड़ेगा। ये भी कॉन्फ्रेंस का एक अहम एजेंडा है।
साथ ही जियो टैगिंग पर भी फोकस है। जियो टैगिंग। जियो टैगिंग मतलब हर लैंड प्लॉट को, हर खेत या जमीन के टुकड़े को सैटेलाइट कोऑर्डिनेट से लिंक करना, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैप पर पिन करना। इससे एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है। ओके, तो लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज होने और जियो टैग होने के फायदे क्या हैं, स्पेशली डिजास्टर मैनेजमेंट में? फायदे बहुत हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स देखें तो लिटिगेशन मतलब जमीन के झगड़े कम होंगे, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना आसान और ट्रांसपेरेंट होगा, किसानों को क्रेडिट एक्सेस मतलब लोन मिलना आसान होगा, गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, करप्शन कम होगा। और डिजास्टर मैनेजमेंट में? डिजास्टर मैनेजमेंट में तो ये वाइटल है, बहुत जरूरी। सोचिए अगर एक्यूरेट जियो टैग्ड रिकॉर्ड्स हों तो डिजास्टर मैनेजमेंट में तो ये वाइटल है, बहुत जरूरी। सोचिए अगर एक्यूरेट जियो टैग्ड रिकॉर्ड्स हों तो प्री डिजास्टर प्लानिंग में मदद मिलेगी, हैजर्ड मैप्स बनाने में, ये जानने में कि कौन से इलाके ज्यादा रिस्क पर हैं, वहां कंस्ट्रक्शन रोकना। जब आपदा आई है तो अफेक्टेड प्रॉपर्टीज और पॉपुलेशन की पहचान करना आसान होगा, इवैक्यूएशन के लिए, रिलीफ पहुंचाने के लिए। सबसे ज्यादा फायदा शायद यहाँ है, डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड से कॉम्पेंसेशन बांटना, मुआवजा देना स्विफ्ट और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, डिस्प्यूट्स कम होंगे, रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स में मदद मिलेगी। हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। कॉन्फ्रेंस में एनडीएमए, सर्वे ऑफ इंडिया, एनआईसी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हैं। जी हाँ, एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग, एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, आईएसआरओ, बीआईएसएजीएनजी भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये सब मेजर प्लेयर्स हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस के ओवरऑल इम्प्लीकेशंस क्या देखते हैं आप? शॉर्ट टर्म में तो नॉलेज शेयरिंग होगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस डिस्कस होंगी। मीडियम टर्म में उम्मीद है कि लैंड रिकॉर्ड्स को डिजास्टर मैनेजमेंट डेटाबेसेस से लिंक करने के लिए एक नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क बन सकता है। और लॉन्ग टर्म में अगर ये सही से इंप्लीमेंट हुआ तो एक फाउंडेशनल रिफॉर्म साबित होगा जो इंडिया की इकोनॉमी और गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वे फॉरवर्ड क्या है? चैलेंजेस क्या है? वे फॉरवर्ड यही है कि राज्य सरकारें अपने पुराने रेवेन्यू लॉज बदलें, डेटा सिक्योरिटी इंश्योर करना बहुत जरूरी होगा, ऑफिशियल्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी, उन्हें नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना सिखाना होगा, और हाँ, इससे जुड़े दूसरे प्रोग्राम्स जैसे स्वामित्व स्कीम जो गांवों में घरों की मैपिंग और ओनरशिप रिकॉर्ड्स बना रही हैं, और नीति आयोग का मॉडल बिल ऑन कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग, इनके साथ सिनर्जी बनानी होगी। बिल्कुल, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है। चलिए अब इकोनॉमी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आरबीआई से जुड़ी एक बड़ी अपॉइंटमेंट हुई है। जी, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जिसे बीएम हेड करते हैं, ने शिरीष चंद्र मुर्मू को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का नया डेप्यूटी गवर्नर नियुक्त किया है। शिरीष चंद्र मुर्मू, ये नाम याद रखना होगा। वो अभी आरबीआई में क्या है? मिस्टर मुर्मू अभी आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर हैं। उनका डेप्यूटी गवर्नर के तौर पर टर्म 3 साल का होगा, 3 इयर्स, और ये अक्टूबर 9, 2025 से शुरू होगा। वो एम राजेश्वर राव को सक्सीड करेंगे जो रिटायर हो रहे हैं। ओके, आरबीआई में कितने डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं और इनकी अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई में एक 1 गवर्नर होते हैं और मैक्सिमम 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हो सकते हैं। इनकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, किस बेसिस पे? अपॉइंटमेंट होती है फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट्स सर्च कमेटी FSRASC की रिकमेंडेशंस के आधार पर। ये कमेटी नामों का पैनल बनाती है, फाइनल अप्रूवल फिर ACC देती है, यानी अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। और डेप्यूटी गवर्नर्स का रोल क्या होता है आरबीआई में? डिप्टी गवर्नर्स बहुत क्रूशियल रोल निभाते हैं। वो आरबीआई के की डिपार्टमेंट संभालते हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग रेगुलेशन, फाइनेंशियल मार्केट्स, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह। काम का बंटवारा गवर्नर करते हैं। क्या कोई कन्वेंशन है कि कौन डिप्टी गवर्नर बनता है? मतलब कहाँ से आते हैं ये लोग? हाँ, एक कन्वेंशन है। जनरली 4 डिप्टी गवर्नर्स में से 2 आरबीआई के इंटरनल रैंक से प्रमोट होते हैं। ये करियर सेंट्रल बैंकर्स होते हैं। 1 आमतौर पर एक जाने माने इकोनॉमिस्ट होते हैं और 1 कमर्शियल बैंकिंग बैकग्राउंड से आते हैं। अच्छा, तो मिस्टर मुर्मू कौन सी कैटेगरी में फिट होते हैं? मिस्टर शिरीष चंद्र मुर्मू आरबीआई के इंटरनल कैडर से हैं। वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, तो वो करियर सेंट्रल बैंकर वाली वैकेंसी फिल कर रहे हैं। गॉट इट। उनका बैकग्राउंड क्या है? मतलब आरबीआई में वो क्या काम देख रहे थे और इस अपॉइंटमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? मिस्टर मुर्मू करंटली डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन के हेड थे। ये डिपार्टमेंट बैंक्स
और NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की सुपरविजन यानी निगरानी का काम देखता है। ये बहुत ही क्रिटिकल डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। बिल्कुल। तो उनकी अपॉइंटमेंट एज अ करियर सेंट्रल बैंकर कंटिन्यूटी, स्थिरता और डीप इंस्टीट्यूशनल नॉलेज, गहन संस्थागत ज्ञान को दर्शाती है। यह दिखाता है कि आरबीआई अपनी सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क को और मजबूत करने पर फोकस कर रहा है। स्पेशली पिछले कुछ सालों में हमने IL&FS क्राइसिस या येस बैंक फेलियर जैसे चैलेंजेस देखे, उसके बाद सुपरविजन का रोल और भी बढ़ गया है। पॉलिसी मेकिंग में उनका क्या रोल रहेगा? क्या वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर होंगे? के वक्त लेकिन उनका सुपरविजन का जो गहरा एक्सपीरियंस है वो पॉलिसी डिस्कशंस में, चाहे वो MPC हो या दूसरी कमिटीज, एक वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव जरूर लाएगा। तो इम्प्लीकेशंस क्या हैं इस अपॉइंटमेंट के? एक तो स्मूथ ट्रांजिशन होगा लीडरशिप में, दूसरा सुपरविजन और स्ट्रांग होने की उम्मीद है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ सकता है सुपरविजन में, जिसे सुपटेक या सुपरवाइजरी टेक्नोलॉजी कहते हैं। तीसरा, ये आरबीआई की इंटरनल इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग को भी दर्शाता है। वे फॉरवर्ड के तौर पर क्या कहेंगे? वे फॉरवर्ड यही है कि डोमेन एक्सपर्टीज को इंपॉर्टेंस मिल रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे फोकस बना हुआ है और इंटरनल टैलेंट को प्रमोट किया जा रहा है, जो किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा संकेत है। इससे जुड़े कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं: उर्जित पटेल कमिटी रिपोर्ट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, FSDC फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, बाज़ल नॉर्म्स फॉर बैंकिंग रेगुलेशन, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। बिल्कुल। चलिए अब रुख करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की ओर। वेस्ट एशिया से एक अहम खबर है। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने US प्रेसिडेंट डोनाल्ड J. ट्रंप द्वारा अनाउंस किए गए गाजा कॉन्फ्लिक्ट के कॉम्प्रिहेंसिव पीस प्लान यानी व्यापक शांति योजना का स्वागत किया है। इंडिया ने वेलकम किया है US लेड प्लान को। PIB स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? PIB स्टेटमेंट में इसे वायबल पाथवे टू लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल पीस बताया गया है। मतलब एक ऐसा रास्ता जो इजरायली और फिलिस्तीनी दोनों लोगों के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति ला सकता है। ये इंडिया की ट्रेडिशनल पॉलिसी से थोड़ा अलग लगता है। भारत तो हमेशा पैलेस्टीनियन कॉज का सपोर्टर रहा है। हाँ, ये इंडिया की वेस्ट एशिया पॉलिसी में एक प्रैग्मैटिक एवोल्यूशन है, एक यथार्थवादी विकास। ट्रेडिशनली भारत ने हमेशा पैलेस्टीनियन कॉज और अ टू स्टेट सोल्यूशन यानी दो राज्य समाधान का मजबूती से समर्थन किया है। लेकिन रीसेंट ईयर्स में पॉलिसी थोड़ी डीहाइफनेटेड हुई है। डीहाइफनेशन, इसका मतलब क्या है? डीहाइफनेशन का मतलब है कि भारत अब इजराइल और पैलेस्टाइन के साथ अपने रिलेशनशिप्स को इंडिपेंडेंटली देखता है, उनकी अपनी मेरिट्स पर। पहले अक्सर इन दोनों के साथ संबंधों को एक सिंगल इशू की तरह देखा जाता था, हाइफन लगाकर। अब वो हाइफन हट गया है। अच्छा, मतलब इजराइल से अलग रिश्ते, पैलेस्टाइन से अलग रिश्ते। हाँ बिल्कुल। और PM की स्टेटमेंट की लैंग्वेज भी देखिए, पैलेस्टीनियन एंड इजरायली पीपल, ये इसी अप्रोच का एग्जाम्पल है। इंडिया बहुत केयरफुली बैलेंस कर रहा है। इजराइल के साथ हमारी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है डिफेंस टेक्नोलॉजी में, और साथ ही हम पैलेस्टीनियंस के लिए पीस प्रोसेस का सपोर्ट भी जारी रखे हुए हैं। तो ये भारत की मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जहां हम किसी एक गुट से बंधे नहीं हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मल्टी अलाइनमेंट यानी बहुसंरेखन। इसका मतलब है फॉर्मल अलायंसेस से बचना और मल्टीपल पावर्स के साथ, अलग अलग देशों के साथ इशू बेस्ड एंगेजमेंट करना, अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और नेशनल इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना। तो इस US ब्रोकर्ड प्लान को एंडोर्स करके भारत क्या सिग्नल दे रहा है? इंडिया ये दिखा रहा है कि रीजनल स्टेबिलिटी के मुद्दे पर वो US और इजराइल के साथ इंटरेस्ट बेस्ड अलाइनमेंट रखता है। ये भारत के ब्रॉडर इंटरेस्ट्स के लिए भी जरूरी है, जैसे वेस्ट एशिया से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, वहां रहने वाले लाखों भारतीयों को डायस्पोरा का वेलफेयर, काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन। साथ ही ये कदम भारत को एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल प्लेयर की तरह पोजीशन करता है, जो शांति स्थापना के प्रयासों का समर्थन करता है। प्लान के की एलिमेंट्स क्या हैं? मतलब इस शांति योजना में है क्या? प्लान के मुख्य बिंदु हैं इमीडिएट सीजफायर यानी तत्काल युद्ध विराम, रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस एंड प्रिजनर्स यानी बंधकों और कैदियों की रिहाई, स्टेज्ड इजरायली विड्रॉल यानी चरणबद्ध तरीके से इजरायली सेना की वापसी, और डिसआर्मामेंट ऑफ हमास यानी हमास का निरस्त्रीकरण। ओके, तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इंडिया US टाइज और मजबूत हो सकते हैं। वेस्ट एशिया में शांति बहाली में इंडिया की डिप्लोमैटिक रोल की पोटेंशियल बन सकती है, और ये इंडिया के प्रैग्मैटिक फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट को और सॉलिडिफाई करता है।
वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए इंडिया के लिए? इंडिया को सभी पक्षों के साथ अपने अच्छे संबंधों का लेवरेज उठाना चाहिए। पैलेस्टीनियन लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड जारी रखनी चाहिए और डायलॉग को इनकरेज करना चाहिए। इससे जुड़े कॉन्सेप्ट्स हैं एब्राहम अकॉर्ड्स, I2U2 ग्रुपिंग, इंडिया, इजराइल, UAE, USA और इंडिया की लुक वेस्ट पॉलिसी। राइट। अब चलते हैं अपने पड़ोसी देश भूटान की तरफ। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इन एक्शन। भारत भूटान के लिए 2 स्ट्रेटेजिक क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक्स बनाने जा रहा है। जी हाँ, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। 2 क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइंस बनेंगी। एस्टिमेटेड कॉस्ट है करीब 4000 करोड़ रुपए, 4000 करोड़ रुपीस, और टारगेट है कि अगले 4 सालों में ये बनकर तैयार हो जाएं। 4 साल में कौन कौन से इलाके जुड़ेंगे इससे? एक लाइन भूटान के गेलीफू को असम के कोकराझार से कनेक्ट करेगी और दूसरी लाइन भूटान के सामसे को वेस्ट बंगाल के बानरहाट से जोड़ेगी। गेलीफू कोकराझार और सामसे बनारहाट। ओके, इसका स्ट्रेटेजिक महत्व क्या है, स्पेशली चीन के कॉन्टेक्स्ट में? इसका स्ट्रेटेजिक महत्व बहुत ज्यादा है, खासकर जब हम देखते हैं कि चाइना लगातार भूटान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। भारत कनेक्टिविटी को एक जियो स्ट्रेटेजिक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए डिप्लोमेटिक गोल्स अचीव करना। हाँ, कनेक्टिविटी बढ़ाकर भारत भूटान को फिजिकली और इकोनॉमिकली दोनों तरह से अपने साथ इंटीग्रेट कर रहा है। इससे भूटान के प्राइमरी पार्टनर के रूप में भारत की पोजीशन और मजबूत होगी और साथ ही इंडिया अपनी हिमालयन फ्रंटियर को भी सिक्योर कर रहा है। भूटान के लिए क्या फायदे हैं? वो तो एक लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ। प्रिसाइजली यही बात है। भूटान एक भू-आबद्ध देश होने के नाते अपने ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए इंडियन पोर्ट्स पर हेवीली डिपेंड करता है। ये रेल लिंक्स बनने से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और टाइम दोनों ड्रास्टिकली कम हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कमी आएगी। तो भूटानीज एक्सपोर्ट्स ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे? बिल्कुल, उनके एक्सपोर्ट सस्ते होंगे, इंपोर्ट्स भी सस्ते होंगे। इससे भूटानीज इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और जब इकोनॉमिक डिपेंडेंस भारत पर बढ़ेगी तो नेचुरली भूटान का झुकाव भारत की तरफ रहेगा। ये प्रोजेक्ट इंडिया भूटान रिलेशनशिप के एक्सेप्शनल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग को और रीइंफोर्स करता है। इसके रीजनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? रीजनल सिग्नल ये है कि इंडिया अपने पड़ोसियों के प्रति कमिटेड है। सदर्न भूटान और एडजॉइनिंग इंडियन स्टेट्स जैसे असम और वेस्ट बंगाल के लिए इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है और जैसा मैंने कहा, ये भूटान को इंडिया की तरफ एंकर करेगा। वे फॉरवर्ड क्या है इसमें? वे फॉरवर्ड है टाइमली एग्जीक्यूशन। प्रोजेक्ट समय पर पूरा होना चाहिए। भारत को ऐसे ही कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स नेपाल और बांग्लादेश के साथ भी एक्सप्लोर करने चाहिए। और हाँ, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होगा क्योंकि ये हिमालयन रीजन है। इससे जुड़े कॉन्सेप्ट्स हैं BBIN, मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI और कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। राइट। अब एक दुखद खबर लंदन से। महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ बर्बरता हुई है। हाँ, ये काफी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। लंदन के टैविस्टॉक स्क्वायर में महात्मा गांधी की जो स्टैचू है उसे वैंडलाइज किया गया है। उसके प्लिंथ पर आधार पर ग्राफिटी मिला है। इंडियन हाई कमीशन का क्या रिएक्शन है? इंडियन हाई कमीशन ने इसे शेमफुल कहा है, शर्मनाक, और इसे सिर्फ वैंडलिज्म नहीं बल्कि वायलेंट अटैक ऑन द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस बताया है। अहिंसा के विचार पर हिंसा का हमला। टाइमिंग भी सिग्निफिकेंट है। अक्टूबर 2 को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस होता है, गांधी जयंती। उससे ठीक 3 दिन पहले ये हुआ। ये टाइमिंग तो वाकई सवाल खड़े करती है। क्या इसे सिर्फ एक क्रिमिनल एक्ट माना जा रहा है? इंडिया का रिस्पॉन्स इससे आगे जाता है। इसे सिर्फ एक क्रिमिनल एक्ट नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजिकल असॉल्ट, एक वैचारिक हमले के तौर पर फ्रेम किया गया है, गांधीयन प्रिंसिपल्स पर। ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है अपनी सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट करने की, दुनिया को गांधी की यूनिवर्सल लेगेसी ऑफ पीस याद दिलाने की। हाई कमीशन ने कोई एक्शन लिया है? यस, उन्होंने लोकल अथॉरिटीज के साथ ये मैटर टेकअप किया है और स्टैचू की रेस्टोरेशन के लिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये कदम इंडियन डायस्पोरा, जो वहां भारतीय प्रवासी रहते हैं, उन्हें रीअश्योर करता है और होस्ट गवर्नमेंट को यानी UK गवर्नमेंट को ऐसे मॉन्यूमेंट्स की सिक्योरिटी के लिए अकाउंटेबल बनाता है। इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं इसके? अब्रॉड में जो इंडियन एसेट्स हैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है। गांधीयन रेलेवेंस पर डिस्कोर्स तेज हो सकता है। इंडिया UK के बीच हेरिटेज प्रोटेक्शन पर कोलैबोरेशन भी हो सकता है। वे फॉरवर्ड यही है कि डिप्लोमैटिक फॉलोअप हो,
ताकि दोषियों को सजा मिले, गांधीयन फिलॉसफी को प्रमोट किया जाए और हेट क्राइम्स के प्रति विजिलेंस बढ़ाई जाए। बिल्कुल। चलिए वापस गांधीनगर कॉन्फ्रेंस पर आते हैं और एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्शन को देखते हैं। कॉन्फ्रेंस का एक थीम था इंटीग्रेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट विद लैंड एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ, और ये दिखाता है सिनर्जी फॉर रेजिलियंस, यानी लचीलापन बढ़ाने के लिए तालमेल। इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट अकेले नहीं हो सकता। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, एक्यूरेट, डिजिटाइज्ड, जियो टैग लैंड रिकॉर्ड्स डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के हर फेज के लिए फंडामेंटल हैं, बुनियादी हैं। आप थोड़ा और एलैबोरेट कर सकते हैं? कैसे फंडामेंटल है? प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर, तीनों फेजेस में? प्री डिजास्टर, आपदा पूर्व। एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड से लैंड यूज प्लानिंग बेहतर होती है। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से इलाके हाई रिस्क जोन्स हैं, जैसे फ्लड प्लेन्स, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। वहां कंस्ट्रक्शन रोका जा सकता है या रेगुलेशन सख्त किए जा सकते हैं। वल्नरेबिलिटी मैपिंग, यानी कौन कितना असुरक्षित है, इसका आकलन ज्यादा सटीक होता है। ओके, प्री डिजास्टर प्लानिंग बेहतर हुई। ड्यूरिंग डिजास्टर? ड्यूरिंग डिजास्टर यानी आपदा के दौरान, जब आपदा आती है तो केओस होता है। क्लियर ओनरशिप डेटा होने से इवैक्यूएशन में मदद मिलती है। अफेक्टेड पॉपुलेशन और प्रॉपर्टी की पहचान जल्दी हो पाती है। कहाँ रिसोर्स भेजना है, कहाँ मदद पहुंचानी है, ये डिसीजंस इन्फॉर्म्ड होते हैं। और पोस्ट डिजास्टर? पोस्ट डिजास्टर यानी आपदा के बाद, यहाँ डिजिटाइज्ड रिकॉर्ड्स का रोल सबसे क्रिटिकल हो जाता है। कॉम्पेंसेशन यानी मुआवजा देना। अगर रिकॉर्ड्स क्लियर हैं, डिजिटाइज्ड हैं, तो मुआवजा बांटना स्विफ्ट, ट्रांसपेरेंट और लेस डिस्प्यूटेड होता है। वरना जमीन के मालिकाना हक को लेकर ही झगड़े चलते रहते हैं। रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स में भी ये बहुत मदद करते हैं। इसरो का रोल यहाँ बहुत अहम है, सैटेलाइट इमेजरी से रियल टाइम डैमेज असेसमेंट करने में। हाँ, ये इंटीग्रेशन तो बहुत जरूरी लगता है। राइट। कंक्लूजन यही है कि ये इंटीग्रेशन एक क्रूशल गवर्नेंस रिफॉर्म है, एक बहुत ज़रूरी शासन सुधार है भारत को डिजास्टर रेजिलिएंट बनाने के लिए। ये हमें रिएक्टिव, रिलीफ सेंट्रिक मॉडल से हटाकर प्रोएक्टिव, प्रिपेयर्डनेस फोकस्ड मॉडल की तरफ ले जाता है। इसकी सक्सेस निर्भर करती है DLRMP के कंप्लीशन पर और ऑफिशियल्स की कैपेसिटी बिल्डिंग पर। ये संडे फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और PM की 10 पॉइंट एजेंडा ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से भी जुड़ता है। राइट। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में आते हैं, जो इसी कॉन्फ्रेंस से जुड़ा है। टेक्नोलॉजी का क्या रोल है लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन में? टेक्नोलॉजी तो इस पूरे प्रोसेस के सेंटर में है। गांधीनगर कॉन्फ्रेंस में NIC, ISRO, BIISAS जैसे टेक ऑर्गेनाइजेशंस का पार्टिसिपेशन इसी बात को हाईलाइट करता है। DLRMP खुद एक टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोसेस है। इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से? मेन कंपोनेंट्स हैं 1. डिजिटाइजेशन, जो फिजिकल मैप्स हैं, पुराने नती हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उन्हें डिजिटल फॉर्मेट में बदलना, स्कैनिंग, डेटा एंट्री वगैरह। 2. सर्वे रीसर्वे, जमीन का नए सिरे से सर्वे करना। इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशंस ETS और डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम DGPS। इनसे एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है। 3. इंटीग्रेशन, स्पेशियल डेटा मैप्स को टेक्सचुअल डेटा ओनरशिप रिकॉर्ड से लिंक करना और फिर इस पूरे सिस्टम को रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जहां जमीन की खरीद फरोख्त रजिस्टर होती है, से इंटीग्रेट करना। स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या स्पेसिफिक रोल है? ISRO क्या कर रहा है? ISRO हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड करता है। ये इमेजरी रीसर्विंग के लिए बेस मैप का काम करती है, खासकर उन इलाकों में जहां पहुंचना मुश्किल है या जहां ट्रेडिशनल सर्वे मेथड्स प्रैक्टिकल नहीं है। स्वामित्व स्कीम में भी ISRO की सैटेलाइट इमेजरी का की रोल है। और NIC, BISAG, NIC और BISAG जैसे ऑर्गेनाइजेशंस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डेवलप करते हैं, डेटा सेंटर्स मैनेज करते हैं, वेब पोर्टल्स बनाते हैं। बेसिकली इस मैसिव डेटा को मैनेज करने और एक्सेसिबल बनाने का टेक्निकल बैकबोन प्रोवाइड करते हैं। कंक्लूजन ये है कि टेक्नोलॉजी इज द प्राइमरी एनेबलर। तकनीक ही मुख्य जरिया है भारत के आर्काइक, पुराने पड़ चुके लैंड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने का। सर्वे टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और IT का कन्वर्जेंस, इनका मिलना बहुत जरूरी है। चैलेंजेस भी हैं, डेटा सिक्योरिटी, डिजिटल लिटरेसी, लोगों और ऑफिशियल्स दोनों के लिए, और ट्रांजिशन के दौरान डेटा एक्यूरेसी बनाए रखना। की टेक्नोलॉजीज हैं GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली, और GPS,
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अंडरस्टूड। चलिए अब इंटरनल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। कनाडा से एक बड़ी खबर है। यस, अ बिग मूव। कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को अपने क्रिमिनल कोड के तहत एक टेररिस्ट एंटिटी यानी आतंकवादी इकाई के तौर पर लिस्ट कर दिया है। बिश्नोई गैंग को टेररिस्ट एंटिटी, ये तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग है ना? कनाडा ने रीजन क्या दिया है? रीजन दिया है कि ये गैंग मर्डर, एक्सटॉर्शन, जबरन वसूली, आर्सन, आगजनी जैसी गतिविधियों में एंगेज करता है और इंडियन डायस्पोरा को टारगेट करके एक क्लाइमेट ऑफ फियर यानी भय का माहौल बनाता है। क्लाइमेट ऑफ फियर, तो ये डेजिग्नेशन का मतलब क्या है प्रैक्टिकल टर्म्स में? इस डेजिग्नेशन से कैनेडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को एनहांस्ड पावर्स मिल जाती हैं, ज़्यादा शक्तियां, जैसे गैंग की एसेट्स फ्रीज करना यानी संपत्ति जब्त करना, गैंग के मेंबर्स या सपोर्टर्स पर फाइनेंसिंग, रिक्रूटमेंट वगैरह के लिए प्रोसिक्यूशन करना, मुकदमा चलाना आसान हो जाता है। ये एक तरह से क्राइम टेरर नेक्सस यानी अपराध और आतंकवाद के गठजोड़ की फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट है। क्राइम टेरर नेक्सस, आप इसे थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो क्राइम टेरर नेक्सस का मतलब है जब क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस और टेररिस्ट ग्रुप्स के बीच एक्टिविटीज कन्वर्ज होने लगें। वो एक दूसरे के नेटवर्क्स, मेथड्स या रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। जैसे आतंकवादी समूह अपनी फंडिंग के लिए ड्रग्स तस्करी या वसूली का सहारा लें, या आपराधिक गिरोह आतंक फैलाने वाले तरीकों का इस्तेमाल करें। तो कनाडा का डिसीजन गैंग के एक्शंस के इम्पैक्ट पर फोकस कर रहा है, क्लाइमेट ऑफ फियर, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव पर। एग्जैक्टली, यही की पॉइंट है। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म के बीच की लाइंस को ब्लर करता है। ये दिखाता है कि अगर कोई आपराधिक समूह भी अपनी गतिविधियों से समाज में व्यापक भय और असुरक्षा फैलाता है तो उसे एंटी टेरर लॉज के तहत लाया जा सकता है। इंडिया कनाडा रिलेशंस के लिए ये कैसा कदम है? पिछले कुछ समय से तो रिलेशंस काफी स्ट्रेन रहे हैं। डेफिनेटली पॉजिटिव टर्न, ये निश्चित रूप से एक सकारात्मक मोड़ है। ये दिखाता है कि हाल में जो डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट हुई थी, जैसे दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स NSA के बीच टॉक्स हुई थी, उसका कुछ टैंजिबल आउटकम निकला है। कनाडा ये कमिटमेंट दिखा रहा है कि वो इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए तैयार हैं। तो इससे ट्रांसनेशनल क्राइम से लड़ने में मदद मिलेगी? हाँ बिल्कुल, इससे फाइनेंशियल नेटवर्क्स डिसरप्ट होंगे, रिक्रूटमेंट रुकेगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और कोऑपरेशन बेहतर होगा। हो सकता है गोल्डी ब्रार जैसे लोगों के एक्सट्रेडिशन यानी प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में भी मदद मिले, जो इसी गैंग से जुड़ा है और कनाडा में बताया जाता है। इम्प्लीकेशंस क्या है? इमीडिएट डिसरप्शन तो होगा ही कनाडा में गैंग ऑपरेशंस का, इंटेल शेयरिंग बढ़ेगा और ये ग्लोबल प्रेसिडेंट भी सेट कर सकता है कि एंटी टेरर लॉज को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स के खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। वे फॉरवर्ड है कि कॉपरेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, इफेक्टिव एनफोर्समेंट हो और ऑर्गेनाइज क्राइम पर एक ग्लोबल कन्वेंशन के लिए पुश किया जाए। क्रॉस लिंक्स हैं UNTOC, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इंटरपोल। ओके, इंटरनल सिक्योरिटी में एक और लैंडमार्क डेवलपमेंट है। इंडिया की पहली नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी फाइनल होने वाली है। जी हाँ, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इंडिया की फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति अपने फाइनल स्टेजेस में है। इसे ड्राफ्ट किया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट NSCS ने। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, ओके। और ये कब तक फाइनल होगी? एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर 2025 तक ये कंप्लीट होकर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास जाएगी अप्रूवल के लिए। NSC को प्राइम मिनिस्टर चेक करते हैं। ये पहली कॉम्प्रिहेंसिव NSS है, मतलब इससे पहले नहीं थी? फॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव रिटन डॉक्ट्रिन के तौर पर नहीं थी। कारगिल वॉर 1999 के बाद कारगिल रिव्यू कमेटी ने NSC बनाने और एक फॉर्मल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बनाने की रिकमेंडेशन दी थी। NSC तो बन गया था, लेकिन फॉर्मल डॉक्ट्रिन पर काम नहीं हुआ था। रिपोर्टेडली पास्ट गवर्नमेंट्स ने शायद इसलिए अवॉइड किया ताकि पॉलिसी मेकिंग में पॉलिटिकल डिस्क्रेशन बना रहे, लचीलापन रहे। अच्छा, तो ये मूव एडहॉकिज्म से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रैटेजी की तरफ शिफ्ट है। बिल्कुल, ये एक बड़ा शिफ्ट है। एक फॉर्मल स्ट्रैटेजी होने से कंटिन्यूटी रहती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, रिसोर्स एलोकेशन गाइडेड होता है, एडहॉक डिसीजंस की गुंजाइश कम हो जाती है। NSS में फोकस किस पर है? इसके पिलर्स क्या बताए जा रहे हैं? मिल हैं डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, ओके, रक्षा आधुनिकीकरण, ओके, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तकनीकी उन्नति, ओके, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी, ओके, आंतरिक सुरक्षा, ओके। हाइब्रिड थ्रेट मैनेजमेंट। जो स्टेटेड पिलर्स सामने आए हैं उनसे पता चलता है कि ये सिक्योरिटी का एक होलिस्टिक व्यू लेता है,
एक समग्र दृष्टिकोण। इसमें शामिल हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता। जो स्टेटेड पिलर्स सामने आए हैं उनसे पता चलता है कि ये सिक्योरिटी का एक होलिस्टिक व्यू लेता है, एक समग्र दृष्टिकोण। इसमें शामिल है स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी, रणनीतिक कूटनीति, हाइब्रिड थ्रेट्स, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, डिप्लोमेसी। मतलब ये सिर्फ मिलिट्री सिक्योरिटी तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नैरो मिलिट्री सेंट्रिक व्यू से बहुत आगे जाता है। ये रिकॉग्नाइज करता है कि आज के ज़माने में नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ सेना या हथियारों से नहीं जुड़ी है। ये इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, सोशल कोहीजन, डिप्लोमैटिक इन्फ्लुएंस, इन सब से जुड़ी हुई है। मॉडर्न थ्रेट्स जैसे हाइब्रिड वॉरफेयर, साइबर अटैक्स, इकोनॉमिक कोअर्जन, इनसे निपटने के लिए यही कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर यानी सीएनपी का कॉन्सेप्ट यहाँ रेलेवेंट है। तो एनएसएस का मेन पर्पस क्या होगा? ये कैपेबिलिटी डेवलपमेंट और रिसोर्स एलोकेशन को गाइड करेगा। हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरह की कैपेबिलिटीज बिल्ड करनी है, इन सब पर क्लैरिटी देगा। इम्प्लीकेशंस क्या हैं? क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन मिलेगा। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, थिएटर कमांड्स के फॉर्मेशन को गाइड करेगा। भारत की ग्लोबल क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी एक ऐसे देश के रूप में जिसके पास एक सोची समझी सुरक्षा रणनीति है। वे फॉरवर्ड क्या है? इससे एक डायनामिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसका पीरियोडिक रिव्यू हो। शायद इसका एक पब्लिक वर्जन भी लाया जाए ताकि स्ट्रेटेजिक कल्चर प्रमोट हो। और सबसे जरूरी, स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म्स हो। क्रॉस लिंक्स, सीडीएस, थिएटर कमांड्स, डीपीसी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। राइट, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू नेशनल सिक्योरिटी। चलिए अब सोशल इश्यूज एंड वेलफेयर सेक्शन पर आते हैं और यहाँ एक बेहद चिंताजनक खबर है एनसीआरबी रिपोर्ट से। जी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी ने अपनी क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट आज रिलीज की है और इसके आंकड़े वाकई परेशान करने वाले हैं। क्या कहती है रिपोर्ट? रिपोर्ट के अनुसार शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटीज यानी अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ जो रजिस्टर्ड क्राइम्स हैं उनमें 2023 में 2022 की तुलना में 28.8% की वृद्धि हुई है, 28.8%। ये एक शॉकिंग जंप है। 28.8%? ये तो बहुत ज्यादा है। केसेस कितने हुए? 2022 में एसटीज के खिलाफ 10,064 केसेस दर्ज हुए थे। 2023 में ये बढ़कर 12,960 हो गए। और इसके कॉन्ट्रास्ट में शेड्यूल्ड कास्ट्स एससीज यानी अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि बहुत मामूली है, सिर्फ 0.4%। 0.4%? एसटीज के खिलाफ 28.8% जंप और एससीज के खिलाफ सिर्फ 0.4%। ये डिस्पैरिटी क्यों? इस पर आएंगे। रिपोर्ट में बच्चों के खिलाफ अपराधों में भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, +9.2%, और साइबर क्राइम्स में तो बहुत ज्यादा, +31.2%। एसटीज के लिए क्राइम रेट यानी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर अपराध, वो भी 2022 में 9.6 से बढ़कर 2023 में 12.4 हो गया। 28.8% जंप, नियरली 29%। व्हाट्स ड्राइविंग दिस? इसका मुख्य कारण क्या है? ये इतना बड़ा उछाल क्यों आया? स्टैटिस्टिकली अगर देखें तो ये जंप ऑलमोस्ट एंटायरली मणिपुर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट से ड्रिवन है। मणिपुर में जो जातीय संघर्ष हुआ उसकी वजह से। मणिपुर, वहाँ कितने केसेस बढ़े? मणिपुर में एसटीज के खिलाफ क्राइम्स के केसेस 2022 में सिर्फ 1 था। सिर्फ 1? और 2023 में ये बढ़कर 3,399 हो गए। 1 से 3,399। अनबिलीवेबल। जी हाँ, ये जो 3,399 केसेस हैं मणिपुर के, ये नेशनल टोटल 12,960 का लगभग 1/4 हैं। क्राइम्स का नेचर भी देखें, आर्सन, आगजनी, डकैती, डकैती। ये बताता है कि ये रूटीन क्राइम नहीं था, ये टारगेटेड लार्ज स्केल वायलेंस था ड्यूरिंग सिविल अनरेस्ट एंड स्टेट फेलियर। ये तो एनसीआरबी डेटा मणिपुर वायलेंस के स्केल को वैलिडेट कर रहा है। रिपोर्ट से और क्या इनसाइट्स मिलती हैं? ये रिपोर्ट क्रॉनिक वर्सेस एक्यूट वल्नरेबिलिटी को भी दिखाती है। मतलब कुछ जगहों पर समस्या पुरानी और लगातार है और कहीं पर अचानक तेजी से बढ़ी है। मणिपुर एक्यूट क्राइसिस का उदाहरण है, लेकिन स्टेट्स जैसे मध्य प्रदेश जहां 2,858 केसेस हैं और राजस्थान जहां 2,453 केसेस हैं, यहां हाई नंबर्स क्रॉनिक और सिस्टमैटिक प्रॉब्लम की तरफ इशारा करते हैं। सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन, भूमि विवाद वगैरह। और एसटीज +28.8% और एससीज +0.4% के क्राइम ट्रेंड्स में इतना बड़ा डाइवर्जेंस, इसका क्या मतलब है? ये सिग्निफिकेंट है। ये सजेस्ट करता है कि 2023 में एसटी कम्युनिटीज की जो स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज हैं, उनकी पहचान, उनका भौगोलिक अलगाव, उनके जल जंगल जमीन के अधिकार,
जल जंगल जमीन राइट्स, उनका एक्सप्लॉयटेशन एक अलग स्केल पर हुआ एससीज की तुलना में। एसटीज के प्रोटेक्शन के लिए की कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 15 जो डिस्क्रिमिनेशन रोकता है, आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, आर्टिकल 46 जो स्टेट को निर्देश देता है कि एससी एसटी और वीकर सेक्शंस के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करें, और सबसे क्रूशल स्टैट्यूटरी प्रोविजन है द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। एट्रोसिटीज एक्ट 1989, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कानून है। तो इस रिपोर्ट के इम्प्लीकेशंस क्या हैं? इम्प्लीकेशंस कई हैं। पहला, जैसा आपने कहा, यह मणिपुर वायलेंस के स्केल को ऑफिशियल डेटा से वैलिडेट करता है। दूसरा, सरकार पर प्रेशर बढ़ेगा कि जस्टिस डिलीवर किया जाए, दोषियों को सजा मिले। तीसरा, एट्रोसिटीज एक्ट की इंप्लीमेंटेशन को रिव्यू करने की जरूरत है, क्या वो प्रभावी है। चौथा, ये समाज में गहरे बैठे प्रेजुडिसेस को हाईलाइट करता है। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? इमीडिएट जरूरत है मणिपुर के लिए एक अर्जेंट एक्शन प्लान की। जस्टिस, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन पर फोकस हो। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को सेंसिटाइज करने की जरूरत है। एट्रोसिटीज एक्ट को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना होगा। हाई कन्विक्शन रेट्स इंश्योर करने होंगे ताकि कानून का डर बैठे। और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए एसटी कम्युनिटीज का सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जरूरी है। उनके लैंड और फॉरेस्ट राइट्स को प्रोटेक्ट करना होगा। इससे जुड़े कानून हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, पीसा एक्ट 1996 और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 रेलेवेंट है। बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पर सस्टेन्ड एक्शन की जरूरत है। चलिए अब माहौल थोड़ा बदलते हैं और कल्चर एंड हेरिटेज सेक्शन में चलते हैं। त्योहारों का मौसम है। जी हाँ, पीएम ने महाअष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और आज सितंबर 30 को नवमी तिथि भी शुरू हो गई है, जिसे कल महानवमी के रूप में मनाया जाएगा। ये नवरात्रि और दुर्गा पूजा के सेंट्रल डेज हैं। महाअष्टमी और महानवमी, इनका सिग्निफिकेंस क्या है? महाअष्टमी जो 8th डे होता है, वो गॉडेस महागौरी को डेडिकेटेड है। इस दिन का एक की रिचुअल कई जगहों पर कन्या पूजन या कुमारी पूजा होता है, जिसमें 9 छोटी कन्याओं की पूजा की जाती है, उन्हें देवी का रूप मानकर। हाँ, कन्या पूजन तो उत्तर भारत में बहुत कॉमन है। और महानवमी? महानवमी 9th डे गॉडेस सिद्धिदात्री को समर्पित है। माना जाता है कि वो सिद्धीज यानी आध्यात्मिक शक्तियां प्रदान करती हैं। साउथ इंडिया में इसे आयुधा पूजा के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, औजारों और उपकरणों की पूजा की जाती है। ये जो सेलिब्रेशंस हैं, गुजरात में गरबा, नॉर्थ इंडिया में रामलीला, मैसूर में दशहरा प्रोसेशंस, ये सब भारत के कल्चरल ईथॉस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता को शोकेस करते हैं। ये त्योहार हमारी हेरिटेज, ट्रेडिशन, कम्युनिटी स्पिरिट के वाइब्रेंट एक्सप्रेशंस हैं। इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है और ये हमें बुराई पर अच्छाई की जीत यानी धर्म की अधर्म पर विजय की याद दिलाते हैं। बिल्कुल, त्योहार हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। अब आते हैं एथिक्स लिंकेजेस पर। यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 4 के लिए कुछ केसलेट्स डिस्कस करते हैं आज की खबरों से जुड़े हुए। पहला केसलेट बिहार इलेक्टोरल रोल कंट्रोवर्सी पर। ओके, इमेजिन कीजिए आप बिहार में एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं एसआर एक्सरसाइज के दौरान। रूलिंग पार्टी आप पर दबाव डाल रही है कि डिलीशंस के साथ आगे बढ़ें। ऑपोजिशन आप पर आरोप लगा रहा है कि आप माइनॉरिटीज को डिसइंफ्रेंचाइज कर रहे हैं। कुछ डिलीशन केसेस एम्बिग्यूअस हैं क्योंकि लोगों के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। डेडलाइन आज ही है। आप क्या करेंगे? व्हाट वुड यू डू? ये तो बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। एथिकल डायलेमास क्या है यहाँ? एथिकल डिलेमास हैं, ना चाहिए या निष्पक्ष होकर प्रशासनिक कार्रवाई करनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ वर्सेस कंपैशन, कानून का पालन करना है लेकिन उन लोगों के प्रति संवेदना भी रखनी है जिनके पास शायद सच में डॉक्यूमेंट्स की कमी हो। अकाउंटेबिलिटी वर्सेस पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस, क्या आप जवाबदेही लेंगे या आसान रास्ता चुनेंगे? जस्टिस वर्सेस रिस्क ऑफ डिनाइंग राइट टू वोट, न्याय सुनिश्चित करना है लेकिन किसी का वोट देने का अधिकार छीनने का जोखिम भी नहीं लेना है। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? कोर्स ऑफ एक्शन 1. अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले संविधान आर्टिकल 324, 326 और कानून आरपीए 1950 को अपहोल्ड करना है। 2. फॉलो नेचुरल जस्टिस। जो एम्बिगुअस केसेस हैं उनमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करें। संबंधित व्यक्ति को नोटिस दें, सुनवाई का अवसर दें। जरूरत पड़े तो एक स्पेशल कैंप लगा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए। एकदम से नाम न काटें। 3. एंश्योर ट्रांसपेरेंसी।
अपने हर डिसीजन को डॉक्यूमेंट करें। किस आधार पर नाम जोड़ा या हटाया गया, इसका रिकॉर्ड रखें। ये डेटा पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर करें। 4. कम्युनिकेट। पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव से मिलें, उन्हें प्रोसेस समझाएं, उनकी कंसर्न्स सुनें। 5. रिपोर्ट टू सुपीरियर्स। अगर कोई अनुचित दबाव आ रहा है तो तुरंत अपने सुपीरियर्स, CEO बिहार, ECI को लिखित में सूचित करें। ये एक बैलेंस अप्रोच लग रही है। दूसरा केसलेट एनसीआरबी रिपोर्ट पर आधारित है। ओके, इमेजिन कीजिए आप एक ऐसे जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं जहां एनसीआरबी डेटा के अनुसार एसटीज के खिलाफ एट्रॉसिटीज क्रॉनिकली हाई हैं, मतलब लगातार ज्यादा मामले दर्ज होते हैं। कन्विक्शन रेट बहुत लो है, कम्युनिटी का सिस्टम पर से भरोसा उठ गया है। आपका टास्क है एक एक्शन प्लान बनाना। ये भी बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। एथिकल इश्यूज क्या इन्वॉल्व्ड हैं इसमें? सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, एम्पैथी, सहानुभूति पीड़ितों के प्रति, इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही स्थिति को सुधारने की, नॉन पार्टीजनशिप, निष्पक्षता, खासकर प्रभावशाली समुदाय के हितों के खिलाफ जाकर भी पीड़ितों को न्याय दिलाना। एक्शन प्लान में क्या स्टेप्स होने चाहिए? कोर्स ऑफ एक्शन, एक्शन प्लान। 1. रीस्टोर ट्रस्ट। सबसे पहले समुदाय का विश्वास बहाल करना होगा। खुद प्रभावित बस्तियों, हैमलेट्स का दौरा करें। एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ मिलकर जन सुनवाई करें, लोगों को सुने। 2. स्ट्रेंथन लॉ एनफोर्समेंट। एसपी के साथ मिलकर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाएं जो सिर्फ अट्रॉसिटीज एक्ट के केसेस देखे। पुलिस पर्सोनल की सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग करवाएं अट्रॉसिटीज एक्ट पर। इंश्योर करें कि एफआईआर्स तुरंत दर्ज हो और इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष और तेजी से हो। 3. एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। ट्राइबल लैंड रिकॉर्ड्स को वेरीफाई और अपडेट करवाएं। डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी जो अट्रॉसिटीज एक्ट के तहत बनती है कि रेगुलर मीटिंग्स हों और वो प्रभावी ढंग से काम करे। पीड़ितों को रिलीफ और रिहैबिलिटेशन प्रोएक्टिवली प्रदान करें। 4. कम्युनिटी एंगेजमेंट। प्रभावित और प्रभावशाली समुदायों के बीच डायलॉग प्रमोट करें। ट्राइबल कल्चर को सेलिब्रेट करें ताकि रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़े। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लगता है। ट्रस्ट बिल्डिंग और स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट दोनों जरूरी हैं। चलिए अब एक क्विक रिकैप करते हैं। प्लेसेस, पर्सन्स, रिपोर्ट्स इन न्यूज। ओके, प्लेसेस इन न्यूज: बिहार, साई एक्सरसाइज, गांधीनगर, नेशनल कॉन्फ्रेंस, टाविस्कॉक स्क्वायर, लंदन, गांधी स्टैच्यू वैंडलाइज्ड, गिलेपू एंड समत्से इन भूटान, रेल लिंक डेस्टिनेशंस, कोकरा, झारेन, Assam, and Bannahat in West Bengal, rail link starting points. Manipur, highest ST crimes reported by NCRB. Persons in news. Shirish Chandra Murmu, new RBI Deputy Governor. M. Rajeshwar Rao, retiring RBI Deputy Governor. Lawrence Bishnoi, gang leader, designated terrorist by Canada. And reports in news. Crime in India 2023 report by NCRB, National Crime Records Bureau. Great. अब कुछ key data and infographics points. Key numbers to remember: 28.8% increase in registered crimes against STs in 2023 compared to 2022, 12,960 total cases of crime against STs registered in 2023, 3,399 number of ST crime cases registered in Manipur alone in 2023, 0.4% marginal increase in crimes against SCs in 2023, 9.2% increase in crimes against children in 2023, 31.2% increase in cyber crimes in 2023, 4,000 crore rupees. Estimated cost of India-Bhutan rail links, 4 years. Expected completion timeline for the rail project, 3 years. Tenure of Shirish Chandra Murmu as RBI Deputy Governor, 4. Maximum number of Deputy Governors in RBI, 12.4. Crime rate per lakh population for STs in 2023. ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है ट्रेंड समझने के लिए। अब कुछ एडिटोरियल इनसाइट्स या बैकग्राउंड फैक्ट्स जो आज की चर्चा से निकले। पास्ट गवर्नमेंट्स ने फॉर्मल एनएसएस यानी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी क्यों अवॉइड किया था? रिपोर्टेडली पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के लिए। बिहार में एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि रूटीन एनुअल रिविजन्स, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, अनरिपोर्टेड डेथ से हुई इनएक्यूरेसीज को पूरी तरह ठीक नहीं कर पा रहे थे। कनाडा ने बिश्नोई गैंग को टेररिस्ट क्यों लिस्ट किया? प्रोविंशियल लीडर्स और फेडरल ऑपोजिशन के प्रेशर के साथ साथ इंडिया कनाडा NSA लेवल टॉक्स का भी इसमें रोल रहा। गुड पॉइंट्स। अब प्रीलिम्स फैक्ट्स का एक रैपिड फायर राउंड, क्विक रिवीजन के लिए। रेडी?
शिरीष चंद्र मुर्मू, न्यू आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर। एनसीआरबी 2023 रिपोर्ट हाईलाइट, एसटी क्राइम्स इंक्रीज्ड बाय 28.8%, स्टेट विथ हाईएस्ट एसटी क्राइम केसेस इन 2023 एनसीआरबी रिपोर्ट। मणिपुर 3,399 cases. Bishnoi gang designated as terrorist entity by which country? Canada. India-Bhutan rail links connect which places? Gilefu, Bhutan to Kokrajhar, Assam and Sanse, Bhutan to Banarhat, West Bengal. What is SIR? Related to Bihar? ECI's Special Intensive Revision Process for Electoral Roll Purification. What is NSS? India's first comprehensive national security strategy nearing finalization. What is DILRMP? Digital India Land Records Modernization Program. Where was the Gandhi statue vandalized recently? Tavistock Square, London. Which article gives ECI superintendent's power over elections? Article 324. 324. Crime rate for STs in 2023, 12.4 per lakh population. एक्सीलेंट। अब बारी है मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। अपने राइटिंग मसल्स को फ्लेक्स करने का टाइम। क्वेश्चन 1 GS2। मतदाता सूची पुनरीक्षण जैसे बिहार एसआई में सटीकता और सार्वभौमिक मताधिकार के बीच संतुलन बनाने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करें। इन चुनौतियों से निपटने के उपाय सुझाएं। 250 शब्द। क्वेश्चन 2 GS3। कनाडा द्वारा बिश्नोई गिरोह को आतंकवादी इकाई के रूप में सूचीबद्ध किए जाने के अपराध, आतंक गठजोड़, क्राइम टेरर नेक्सस और भारत कनाडा सुरक्षा सहयोग के लिए क्या निहितार्थ हैं? चर्चा करें। 250 शब्द। क्वेश्चन 3 GS2 GS3। विस्तार से बताएं कि आधुनिक डिजिटल भूमि अभिलेख किस प्रकार सुशासन, आर्थिक विकास और आपदा प्रबंधन के लिए आधारभूत हैं। DILRMP के उद्देश्यों का हवाला दें। 150 शब्द। क्वेश्चन 4 GS3। भारत की प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति NSS के प्रमुख स्तंभों का विश्लेषण करें और स्पष्ट करें कि आज के खतरों के संदर्भ में सुरक्षा का समग्र दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है। 250 शब्द। इन क्वेश्चंस को लिखने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब एक छोटा सा क्विज हो जाए, देखें कितना याद रहा। लेट्स डू इट। Q1 NCRB 2023 के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों STs के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर्ज किए गए? A मध्य प्रदेश, B राजस्थान, C मणिपुर, D झारखंड। Q2 शिरीष चंद्र मुर्मू को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? A RBI गवर्नर, B RBI डेप्यूटी गवर्नर, C चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर CEA, D फाइनेंस सेक्रेटरी। Q3 बिश्नोई गिरोह, जिसे कनाडा ने आतंकवादी इकाई नामित किया है, मुख्य रूप से कहां से संचालित होता है? A पाकिस्तान, B मैक्सिको, C कनाडा, D भारत। Q4 भारत भूटान रेल लिंक असम के कोकराझार को भूटान के किस शहर से जोड़ेगा? A थिम्पू, B पारो, C गेलेफू, D पुनाखा। Q5 विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया किस संस्था द्वारा की जाती है? A वित्त आयोग, B UPSC, C राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST, D भारतीय निर्वाचन आयोग ECI। आंसर्स चेक करें। 1C मणिपुर, 2B RBI डेप्यूटी गवर्नर, 3D इंडिया, 4C ग्लेफू, 5D इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। डिटेल्स के लिए आप डिस्कशन को री-लिसन कर सकते हैं। अब कुछ फ्लैश कार्ड्स, क्विक मेमोरी जॉगर्स। क्विक मेमोरी जॉगर्स। शिरीष चंद्र मुर्मू, न्यू RBI डिप्टी गव। अब कुछ फ्लैश कार्ड्स, क्विक मेमोरी जॉगर्स। NCRB 2023 ST क्राइम्स प्लस 28.8%। अब कुछ फ्लैश कार्ड्स, क्विक मेमोरी जॉगर्स। बिश्नोई गैंग, टेररिस्ट एंटिटी बाय कनाडा। अब कुछ फ्लैश कार्ड्स, क्विक मेमोरी जॉगर्स। SIR ECI कॉम्प्रिहेंसिव रोल रिविजन, बिहार। अब कुछ फ्लैश कार्ड्स, क्विक मेमोरी जॉगर्स। NSS इंडियाज फर्स्ट फॉर्मल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन। अब कुछ फ्लैश कार्ड्स, क्विक मेमोरी जॉगर्स। गिलेफू भूटान सिटी गेटिंग रेल लिंक फ्रॉम कोकराझार। अब कुछ फ्लैश कार्ड्स, क्विक मेमोरी जॉगर्स। DILMP डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स प्रोग्राम। अब कुछ फ्लैश कार्ड्स, क्विक मेमोरी जॉगर्स। क्राइम टेरर नेक्सस लिंक बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म। अब कुछ फ्लैश कार्ड्स, क्विक मेमोरी जॉगर्स। Dehyphenation पॉलिसी India's independent approach to Israel and Palestine. अब कुछ फ्लैश कार्ड्स, क्विक मेमोरी जॉगर्स। आर्टिकल 324 ECI सुपरविजन पावर ओवर इलेक्शंस। बहुत अच्छे। अब आज की डिस्कशन के अंत में थोड़ी सी मोटिवेशन की बात। सिलेबस बहुत वास्ट लगता है ना? कभी कभी लगता है कैसे होगा सब। हाँ, ये फीलिंग आती है। बट आज का डिस्कशन देखिए कैसे NCRB रिपोर्ट, सोशल जस्टिस, GS2
इंडियन सोसाइटी GS1 और इंटरनल सिक्योरिटी GS3 से लिंक होती है। लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, गवर्नेंस GS2, इकोनॉमी GS3, डिजास्टर मैनेजमेंट GS3, S&T GS3 सबसे जुड़ा है। यही इंटरलिंकेज समझना जरूरी है। एग्जैक्टली प्रेपरेशन ऐसी ही होनी चाहिए। कनेक्ट द डॉट्स, बिल्ड इंटरलिंकेजेस, इंफॉर्मेशन को मल्टी डायमेंशनल वेपन बनाइए मेंस के लिए। और हाँ, कंसिस्टेंसी इज की, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। बिल्कुल। अब आज की डेवलपमेंट्स का एक फाइनल रिकैप। बिहार की फाइनल इलेक्टोरल रोल SI के जरिए आई और शिरीष चंद्र मुर्मू RBI के नए डेप्यूटी गवर्नर बने। कनाडा ने विश्नोई गैंग को टेररिस्ट एंटिटी लिस्ट किया और इंडिया की पहली नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी फाइनल होने के करीब है। इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया ने US लेड गाजा पीस प्लान का स्वागत किया और भूटान के लिए स्ट्रेटेजिक रेल लिंक्स बनाएगा। सोशल जस्टिस में NCRB रिपोर्ट ने STs के खिलाफ अपराधों में अलार्मिंग 29% स्पाइक दिखाया, जिसका बड़ा कारण मणिपुर रहा। तो ये था हमारा आज का डिटेल्ड एनालिसिस 30 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स का। कैसा लगा? वॉज इट हेल्पफुल? उम्मीद है आपको इससे काफ़ी मदद मिली होगी। इस एनालिसिस को दोबारा सुने, कॉन्सेप्ट्स को सॉलिडिफाई करें। रिमेंबर, ये सिर्फ UPSC के लिए नहीं, लाइफ में एक वेल इन्फॉर्म्ड नागरिक बने रहने के लिए भी ज़रूरी है। सही बात है, जागरूक नागरिक बनना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपको हमारे एफर्ट पसंद आया तो प्लीज़ सुन लो UPSC YouTube चैनल को, लाइक करें, शेयर करें अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताएं, सजेशंस दें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो बेल आइकन उसे भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। यू कैन ऑल्सो सपोर्ट अस। आप हमारी ₹299 वाली मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एक्सेस टू ऑल वीडियोस। इससे हमें क्वालिटी कंटेंट बनाते रहने में मदद मिलती है। और अगर आपको हमारा काम वाकई वैल्यूएबल लगा तो आप हमें एक सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। योर सपोर्ट हेल्प्स अस कीप द चैनल सस्टेनेबल इन द लॉन्ग टर्म। कल फिर मिलेंगे शाम 6 बजे एक और पावर पैक्ड एनालिसिस के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद।